हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं इफ्तिखार शिराजी। आज के शो में ज़िक्र करेंगे हम बलूचिस्तान का। अगरचे बलूचिस्तान में गुज़श्ता रात एक ज़लज़ला है जिसके नतीजे में कुछ जानी जाने ज़ाय हुई और साथ में कुछ अमलाक को भी नुकसान पहुँचा, लेकिन हम ज़िक्र करेंगे वहाँ पे पिछले 1-2 माह से जारी शदीद सियासी बहरान का, कि जो हर आने वाले दिन के साथ मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है और उसके नतीजे में लग ये रहा है कि अब जाम कमाल साहब की वहाँ पे सूबाई हुकूमत डगमगाती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन, को देखा जाए तो गुज़श्ता माह 16 अपोजिशन अरकान ने एक तहरीक अदम एतमाद स्पीकर ऑफिस में जमा कराई जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़, और उनसे मुतालबा किया गया कि वो या तो मुस्तफ़ी हो जाए या फिर इस तहरीक का मुकाबला करें। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये मुखालफत अपोजिशन से बढ़ती हुई खुद उनकी पार्टी तक आ पहुँची है और अब पार्टी के लोग भी उनसे इसी तरह का मुतालबा कर रहे हैं। और कल की सूरत हाल ये है कि 3 सूबाई वज़ीर, 2 मुशीर और 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ ने इस्तीफ़ा दे दिया है और जाम कमाल साहब से कहा गया है कि उनके पास 2 दिन का वक्त है, इस दौरान वो मुस्तफ़ी हो जाएं और नहीं तो फिर उनके ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद जो अपोजिशन लाई है उनकी हिमायत में हुकूमती लोग भी खड़े हो जाएं। और उन्होंने दावा किया है कि कमोबेश कोई 40 अरकान हैं जिनमें बाप के लोग भी शामिल है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, इन तमाम लोगों की मदद से उनको फिर इस ओहदे से हटा दिया जाएगा। मुस्ताफ़ी वज़ीर अब्दुर्रहमान कहतरान साहब ने ये ऑप्शन ज़रूर दी है वज़ीर आला बलूचिस्तान को कि वो अगर ओहदे से अलहदा हो जाते हैं तो इस बात की ज़रूर यकीन दहानी कराई जा सकती है कि अगला वज़ीर आला बलूचिस्तान भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट गोया कि जाम कमाल साहब ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी नहीं होंगे, और जो नाराज़ अरकान थे उनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को वो दूर कर रहे हैं और वो पार्टी सदारत से मुस्तफ़ी हो गए हैं, लेकिन वज़ारत आला वो किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, अगर हम देखें तो जाम कमाल साहब को डे फर्स्ट से ही कम से कम हम कह सकते हैं कि 2 शख्सियात, एक तो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कद्दूस बजनोल साहब और PTI के सूबाई सदर और सूबाई वज़ीर भी रहे हैं यार मोहम्मद रिंद साहब, उनकी जानिब से उनको मुसलसल एक हम कह सकते हैं कि मुखालफत का सामना रहा है। और वज़ीर आला साहब पे जो सबसे बड़े इल्ज़ामात ये हैं, एक तो ये कि वो अराकीन के हल्के के मामलात में मुदाखलत करते हैं और उससे बढ़ के तरक्याती फ़ंड्स के इजरा वो बिल्कुल नहीं कर रहे। इस हवाले से नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट जिनका ताल्लुक भी बाप से है वो गए थे क्वेटा, काफ़ी दिन वहाँ पे रहे और उन्होंने कोशिश की जो नाराज़ अरकान हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए, लेकिन उनका जाना भी कोई बारावत साबित नहीं हुआ। और अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला को एक अल्टीमेटम दिया गया और वो शायद जाहिर सी बात है मुमकिन तौर पे कल ख़त्म हो जाए, जिसके बाद हो सकता है कि तहरीक फिर आगे चले और उसके ऊपर वोटिंग हो। अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है? क्या जाम कमाल साहब अपनी हुकूमत को बचा पाएंगे और उसके नतीजे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अराकीन के वो दूर कर लिए जाएंगे, या फिर वही मामला कि तहरीक अदम एतमाद जो ऑलरेडी पेश हो चुकी है उसके ऊपर अब राय शुमारी होगी और उसके नतीजे में जो भी नतीजा आएगा फिर उसके अकॉर्डिंगली सूरत हाल आगे बढ़ेगी। हम इस सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं क्वेटा से सीनियर सहाफ़ी हैं आप शहजादा जुल्फ़िकार साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। और उनके साथ बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम जाएंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ हुकूमती तर्जुमान और जो मुस्तफ़ी होने वाले वज़ीर उनमें से भी किसी को टच किया जाए। तो सबसे पहले शहजादा जुल्फ़िकार साहब, मैं आप ही की तरफ आऊँगा और जानने की कोशिश करेंगे सर कि ये सियासी बहरान वहाँ पे ये इसकी वजूहात क्या हैं? जी देखिए,
جام صاحب کے سے پہلے اگر میں یہ کہوں کہ بلوچستان میں یہ عمل دہرایا جاتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کسی چیف منسٹر کو اس کے اپنی پارٹی کے لوگ یا کولیشن پارٹنر ان کو اس میں نہ لائیں، پریشر میں نہ لائیں. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. آپ نے نواب ثناء اللہ زہری کا انجام دیکھا، کیا کتنے بڑی پارٹی ان کی تھی اور کیا ہوا ان کے ساتھ. یہی لوگ تھے نا ان میں سے جو ان پر پریشر ڈالتے تھے. نواب اسلم رحسانی کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے 48 جو ہیں وہ آپ کے اپنے اس میں کابینہ میں جو ہے لوگ انڈکٹ کر دیے، اور جن کے پاس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ختم ہو گئے لیکن انہوں نے بنایا. اس سے پہلے یا اس سے پہلے یا اس سے پہلے سردار اختر مینگل کے ساتھ کیا ہوا. اسی طرح ان کی 11 پارٹی کے لوگ تھے، 7 لوگوں نے، یہ اس وقت پیش تھے آپ کے اسد بلوچ صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ 1 سال کے بعد ہی تنگ آ گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ ابھی تک انہوں نے خود بھی نہیں بتایا ابھی تک کہ سوائے کہ بیہیویئر پرابلم ہے، ایٹیچیوڈ ان کا جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. وہ 6 گھنٹے میں بٹھاتے ہیں، 4 گھنٹے بٹھاتے ہیں. تو میرا ایک سوال ان سے یہ ہے کہ ضرور ایسا ہوگا، لیکن کیا کابینہ کے پہلے اجلاس میں انہوں نے یہ بات کی؟ دوسرے اجلاس، ہر مہینے اجلاس ہوتا تھا، دوسرے تیسرے چوتھے انہوں نے کیا کرتے نا. وہ وہاں پر میجورٹی جو ہے وزراء کی ہے. وزراء جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتے کہ جام صاحب آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کوئی اس میں کوئی برٹش راج کے نمائندے ہیں کہ آپ ہمیں، یا کوئی لارڈ صاحب ہیں جو آپ ہمارے ساتھ اس طرح آپ کا رویہ ہے. کرتے نا، نہیں کیا. جب تک معاملات ٹھیک چل رہے ہیں ان کے ساتھ تو ان کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے بٹھانا بھی ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے ڈسپلن اپنے اس میں سیکریٹریٹ میں، وزیر اعلیٰ کے سیکریٹریٹ میں تھا، تب بھی ان کو برداشت، سارے معاملات صحیح ہے. ابھی معاملہ کچھ اور ہے. معاملہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ، یا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو ناراض ہیں یہ پریس اور میڈیا کے سامنے آئے بتائیں کہ کون سا ایسا پبلک ایشو ہے، ان کے کانسٹیچوئنسی کے لوگ محروم ہو رہے ہیں ان چیزوں سے، اور پبلک ایشو ہے جس پر وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اینٹی پیپل ان کی پالیسیز ہیں، ان پہ جو ہے ان کو میرے خیال میں ہٹایا جائے، اور ان کی جگہ قدوس صاحب ہیں، قدوس بزنجو صاحب ہیں، ظہور بلیدی صاحب ہیں، میر جان جمالی صاحب ہیں، نوابزادہ طارق مکسی ہیں، اور سردار صالح بوتانی ہیں. وہ بہت ہی پرو پبلک اور لوگ ہیں اور پرو پیپل لوگ ہیں، تو ان کو ہم لا کے بٹھاتے ہیں. یہ تو بتانے سے قاصر ہے. جس دن انہوں نے میڈیا کے سامنے استعفے کا اعلان کیا انہوں نے سوال تک نہیں لیا. یہ تو صرف اور صرف آپ کے اسد بلوچ تھے جو کھڑے ہوئے جنہوں نے سوال لیا، باقی تو سارے چلے گئے، سوال نہیں لے سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ذرا جاننا چاہ رہا ہوں ملک سکندر صاحب بھی، کیونکہ ہمارے ساتھ انیشیٹو تو انہوں نے لیا ہے، تو ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ملک صاحب، اپوزیشن کا حکومت سے ناراض ہونا کوئی حیران کن بات نہیں ہے، بٹ آگے چل کے میں نظر آ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ درپردہ حکومت کے اندر سے بھی لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے. تو یہ مقاصد کیا ہے واقعی؟ جس طرح شہزادہ ذوالفقار صاحب کہہ رہے ہیں عوامی ایشوز ہیں یا کچھ اور ایشو معاملات ہیں، پرسنل ایشو پرابلمز ہیں، ان کو آپ ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں. پرابلم کیا ہے سر؟ بہت شکریہ جناب. پرسنل کوئی بھی ایشو نہیں ہے، یہ میں بالکل کلیئر کر دیتا ہوں. پبلک کے ایشوز ہیں، عوام کے ایشوز ہیں، اور معاشرے کے ایشوز ہیں، سماج کے ایشوز ہیں. ہم نے ڈے 1 سے وہاں پہ جو ہم نے عوام کی ترجیحات کو اسمبلی میں پیش کیا، جس میں سب سے پہلی ترجیح تعلیم، پھر صحت، پھر پینے کا پانی، پھر امن و امان. یہ وہ بنیادی ایشوز ہیں جو بلوچستان کے ہر گھر کو، ہر فرد کو درپیش ہیں. تو اس پہ گورنمنٹ بینچز سے بھی ہمارے ان ایشوز کو سراہا کہ ٹھیک ہے اس کو ہم چلاتے ہیں. تو اس کو ڈیموکریٹک ٹرمز میں اس کو پالیسی آف پارلیمنٹ کہا جاتا ہے. تو اس کو پالیسی آف پارلیمنٹ کو چلانے کی بجائے انہوں نے غیر منتخب لوگوں کو، با پارٹی کے لوگوں کو بغیر ضرورت کے اندھا دھند انہوں نے فنڈز تقسیم کرنے شروع کیے. جہاں ضرورت تھی وہاں نہیں، جہاں ان کی منشا تھی. اور اس طریقے سے امن و امان کا مسئلہ اسی طرح بگڑتا رہا. قانون نام کی کوئی چیز بلوچستان میں اس وقت بھی نہیں ہے. اور اسی طرح ظلم اور بے انصافی، کرپشن، جو بھی معاشرے کی جو
बुरी वो हैं वो तमाम बलूचिस्तान में उमड़ कर आई। तो ये 3 साल हम मुसलसल इसको भुगतते रहे, इसके खिलाफ हम जद्दोजहद करते रहे, असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी। यहाँ तक कि हमारे जो अराकीन है इन पे बख्तरबंद गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई ताकि इनको मारा जाए। ये मेरे ख्याल में जमहूरियत या इंसानियत के किसी भी जगह आज तक पूरी दुनिया में नहीं है। तो अल्लाह पाक ने भी देखा, मकाफात अमल भी हैं इनके अंदर। जो सिलसिला शुरू हुआ, हमारी तो कोशिश थी कि इस किस्म का डिक्टेटर जो है वो इस सूबे पर मुसल्लत ना हो, चला जाए। तो इनके जो अपने मुखालफिन थे, जाहिर है कि फिर उन्होंने इनके साथ वो लिए, टक्कर लिए। अब ये आपस में जिधर तक पहुंचते हैं। हमारे शुरू में जब हमारी अददी ताकत तो हमें मालूम थी, इसलिए हम नो कॉन्फिडेंस नहीं ला रहे थे, लेकिन जब हालात सुधर गए तो हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। अब उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये वजीर आला साहब अब अपने मुखालफिन के चौकट पे हाजिरी देकर मिन्नत और समाजत कर रहे हैं। तो ये मकाफात अमल हैं। हमारे साथ तो जो जुल्म किए इसका चर्चा तो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन अपने साथियों के साथ जो उन्होंने बर्ताव रखा है वो भी डिक्टेटरशिप की बदतरीन मिसाल है। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बलूचिस्तान की सूरत हाल पे गुफ्तगू जारी रहेगी। एक दफा प्रोग्राम में फिर खुश आमदेद। लियाकत शहवानी साहब, वेलकम टू द शो सर। एक चार्जशीट बड़ी तवील है और अपोजिशन अगर आप पे इल्ज़ाम लगाए तो काबिल फ़हम हो, क्योंकि अपोजिशन का काम हुकूमत को डिफेम करना होता है। बट सर अब तो 3 वजीर, 7 में मुशीर, पार्लिमानी सेक्रेटरीज, वो सारे भी उस सफ में जाके खड़े हो गए हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है सर कि जिसको लेके इतना बहरान शदीद हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो अपोजिशन के मोहतरम हमारे सिकंदर साहब हैं, उनके जो चार्जेस आपने भी फरमाया, अपोजिशन का जाहिर है लबो लहजा यही होता है, नॉट ओनली इन बलूचिस्तान, कहीं पर भी। जहां तक हमारे अपने ही दोस्तों का ताल्लुक है, अब तक उनका एक चार्ज जो है वो सामने आ सका, वो ये कि वजीर आला साहब उनको वक्त नहीं देते या कम वक्त देते हैं, या फिर मुलाकात के लिए उनको घंटों इंतजार करना पड़ता है। चले, ये एक चार्ज ही सही, अगर इसको हम कबूल भी कर लें तो जब चार्जेस लगते हैं या फिर गिले शिकवे होते हैं तो फिर उसको तरीका ये कि एड्रेस किया जाता है, लोगों से मिला जाता है। और इस हवाले से चेयरमैन सेनेट साहब, हमारे मिनिस्टर साहिबान, हमारे दोस्त वजीर आला साहब खुद दोस्तों के घर जाके उनसे यही गुजारिश करते रहें कि गिला क्या है, शिकवा क्या है। अगर ये एक ही मसला है तो आप खुद शेड्यूल बनाएं कि दिन में मुझे कितने घंटे आप लोगों को देना चाहिए, एमपीएस को देना चाहिए। सर तस्लीम खाम है, मैं हाजिर हूँ। लेकिन इसके अलावा कोई और चार्जेस भी उन्होंने नहीं लगाए और नाराजगी का भी इज़हार कर रहे हैं, मिनिस्ट्रियां भी उन्होंने छोड़ दी हैं। तो ये आप अगर उनसे ही पूछ लें कि सिर्फ एक कंप्लेन की बुनियाद पे इतना बड़ा स्टेप उन्होंने क्यों उठाया, तो मेरे ख्याल वही आपको इत्मीनान को जवाब दे सकते हैं। ऑनेस्टली मैं ये समझने से कासिर हूँ कि एक चार्ज की बुनियाद पे इतना रिएक्शन क्यों। लेकिन लियाकत शहवानी साहब वो कह रहे हैं कि इलाके में कोई सूबे के अंदर कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है, तरक्याती फंड्स नॉन इलेक्टेड लोगों को दिए जाते हैं और वो भी जेबों में जा रहे हैं, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ। तो अगर कुछ किया है गवर्नमेंट ने तो जाहिर सी बात उसकी कोई तफसीलात भी होंगे, ऑन ग्राउंड भी कुछ चीजें होंगी, तो जरा वो भी तो गिनवा दें ताकि लोगों को तसल्ली हो कि जो कुछ कहा जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। तफसीलात कुछ यूं है, मुख्तसर बलूचिस्तान की तारीख का पहला कैंसर हॉस्पिटल अपने तकमील के मराइल में, उसी के अंदर बच्चों के कैंसर पेशेंट्स के लिए पीड्स ऑन्कोलॉजी ब्लॉक अलहदा से बन रहा है। 11 DHQs को टीचिंग हॉस्पिटल में अपग्रेड किया गया है, 4 नए हॉस्पिटल्स बना लिए गए हैं, 104 BHUs नए हमने बनाए हैं, पुराने कोई 650 हमारे BHUs थे, उनको अपग्रेड किया गया है। 15 टेली मेडिसिन के जो फैसिलिटी है वो इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर
एक जो रोड है हमारी कोयटा कराची शाहरा चमन और रुब शाहरा 14 एस्टेब्लिश हो गए हैं, 11 मजीद हो रहे हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे गर्ल्स कॉलेजेस में बसेस फराम कर दिए गए हैं। 277 नए प्राइमरी स्कूल बन चुके हैं, 100 हाई स्कूल, 247 प्राइमरी स्कूल अपग्रेड किए गए हैं मिडिल में, और 172 अपग्रेड किए हैं हमने हाई स्कूल में। 45 कॉलेजेस को अपग्रेड किया गया है। बलूचिस्तान की तारीख का पहला गर्ल्स कैडेट कॉलेज कोयटा में बनने जा रहा है, बिड्स इनवाइट हो गए हैं। बलूचिस्तान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में 50 से 60 किलोमीटर पे मुहित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, फटसाल बन रहे हैं, 3000 किलोमीटर रोड हमने बना ली है। तो फिर लियाकत शहवानी साहब, ये इनिशिएटिव फिर कहाँ से है? क्योंकि बलूचिस्तान को हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात बाहर से भी लोग कुछ लोगों को एंगेज करते हैं और एक सियासी बहरान पैदा किया जाता है। तो आपको लगता है कि इस बार ये सारा कुछ लोकल इनिशिएटिव है या बाहर से भी कोई इंटरवेंशन हो रही है बलूचिस्तान के अंदर? फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमने टेकअप किया है, बड़े बेहतरीन रिलेशनशिप है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। उसका फायदा ये हुआ, मलिक सिकंदर साहब को मालूम है कि कोयटा कराची शाहरा, जिसको खूनी शाहरा हम भी कहते हैं, मलिक सिकंदर साहब भी कहते हैं, बलूचिस्तान के लोग भी कहते हैं, हाई रोज एक्सीडेंट्स हादसात की वजह से शहादतें होती थी। खूनी शाहरा पड़ गया था इस रोड का नाम। ये बलूचिस्तान का पहला ड्यूल कैरेज वे होगा कि जिसके बिड्स इनवाइट हो गए हैं फेडरल गवर्नमेंट से, और 205 छोटे बड़े डैम्स बनने जा रहे हैं बलूचिस्तान की तारीख। तो ठीक है काफी तफसील, लेकिन हमारे साथ इस वक्त मेरे ख्याल में हमें ज्वाइन किया है अब्दुर्रहमान खैतरान साहब ने, जो मुस्ताफी वजीर है। आपको लगता है कि जो 40 अरकान का आप दावा कर रहे हैं वो लोग अब इंटैक्ट हैं, आपके साथ खड़े हैं, और कल परसों तक हम देखेंगे कि तहरीक अदम एतमाद के ऊपर फिर वोटिंग होने जा रही है? मेरी गुजारिश सुन लेना जी, कि मैंने तो गिनवा के दिए ना कि जो हमारे पास, हमारे अपने साथियों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको 65 के ऐवान की फिगर दे देता हूँ, तो आप खुद बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको सारी दुनिया आपने देखी हुई है, तो आप झूठ और सच का मवादना कर सकते हैं। देखें 65 का ऐवान है, 65 के ऐवान में 11 आपके BNP मैंगल गिनते जाएं, 11, 10 जमीयत के JUI फजल रहमान के, 21 नवाब असलम रईसानी, 22 नवाज सनाला जहरी, 23 नसरुल्लाह ज़ेरे PK मैप का, 24 अपोजिशन के आप निकाल दें, बच गए आपके पास 41 में से 15 हम हैं, जिसमें 11 बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाप के हैं हम, 2 आपके बलूचिस्तान अवामी पार्टी मीर असद और उनकी घरवाली, ये 13 हो गए। एक हमारे साथ है PTI का मीर नसीबुल्लाह, ये हो गए 14, और एक हो गया आपका BNP अवामी एहसान शाह साहब। ये 15 आदमी हम इस वक्त जो ऑन ग्राउंड मौजूद है। जो रात हम रिजाइन करने गए भी हम सब अवेलेबल थे, माँ सिवाय कद्दूस बिजंजो जो स्पीकर है और सरदार साले भूतानी के जो कराची गया हुआ है ज़ाती काप से। तो 41 में से 15 निकाल दें, 26 स्ट्रेट अवे 26 को हम 26 की ही इसके सीएम साहब के खाते में रखते हैं, निजाम साहब के खाते में रखते हैं। तो आप खुद जानते हैं, आप माशाल्लाह अकलमंद आदमी हैं, कि 65 के ऐवान में कम अज कम मिनिमम 35 आदमी चाहिए वजीर आला को बरकरार रहने में या नया वजीर आला लाने में। तो ये 7 आदमी इसके कम है 26 पे इस वक्त इसकी पोजीशन है। फिर उस 26 में 6 है PTI के, PTI बाप पार्टी के साथ है, ना कि फर्द वाहिद के साथ है। इसी तरीके से ANP के 4 हैं, वो भी बाप पार्टी के साथ ANP का 4 है, ना कि जम यूसुफ की जात के साथ, जम कमाल साहब की जात के साथ है। ये 10 2000 डेमोक्रेट के हैं, वो भी बाप पार्टी के लाइज हैं, ना कि फर्द वाहिद के। ये 12 अब 26 से 12 निकालने आपके पास 14 बच गए। 14 में फिर मैं आगे फर्दर चल रहा हूँ। तो कैबिनेट हुई, उसमें मीर तारिक बख्शी नहीं गया, नूर मोहम्मद उमर नहीं गया, जान जमाली साइड पे है। 3 और निकाल दिए, तो ये 11 पे बैठा हुआ है। वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारी अक्सरियत है, फलाना है, ढमकाना है। ये मैंने आपको गिन के दे दिया, अगर इनमें से एक भी गलत निकला मैं रिसीट छोड़ दूंगा। सही दुरुस्त। मलिक सिकंदर साहब भी साथ हैं हमारे, तो सर उनको भी जरा थोड़ा सा शरीक गुफ्तगू करते हैं। मलिक साहब, इनफैक्ट जिस तरह खैतरान साहब की बातें भी सुनी कि अब पार्टी के अंदर से भी उनको शदीद मुखालफत का सामना है, बट उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वज़ीर आला जाम कमाल साहब मुस्ताफी हो जाते हैं तो दूसरा वज़ीर आला भी बाप से ही होगा। तो अपोजिशन को कोई एतराज नहीं है, अगर बाप से एक नया चीफ मिनिस्टर आ जाता है तो आप उनके साथ कंफर्टेबल होंगे?
सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब ने इंतहाई अच्छा ऑपरेशन किया और ग्राउंड रियलिटीज तमाम आपके सामने रखी। अब मैं ये कहूँगा कि इसके बाद जब इसके पास 26 हैं, ये कभी कहते हैं 13 हैं, कभी 22 हैं, कभी 26, अब तो 26 एक एक करके सरदार अब्दुर्रहमान साहब ने आपको गिनवा दिए। 26 के बाद उनके पास अक्सरियत नहीं है। जब अक्सरियत नहीं है तो ये अखलाकी, जमहूरी, कानूनी और आईनी तकाजा है कि वो इस मनसब को फौरी तौर पे छोड़ दें, क्योंकि 33 रिक्वायर्ड हैं। 26 पे ये अब कोई यानी नोबडी के वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर कहलाए। तो इसलिए अब ये जिन्होंने कल कैबिनेट इजलास किया, आपने उनके साथ वो उज़रा देखे तो उनकी कैफियत भी आपके सामने। ऐसी सूरत में न तो कैबिनेट मीटिंग, और मैं तो ये कहता हूँ कि 1 माह से जब से ये इख्तिलाफात शुरू हुए हैं, इनके तमाम इक़दामात, ऑर्डर्स, हिदायत वो गैर आईनी, गैर कानूनी हैं। इनको नल एंड वाइड होना चाहिए। सही सही। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बलूचिस्तान की सूरत हाल पे गुफ्तगू जारी रहेगी। एक दफा प्रोग्राम में फिर खुश आमदीद। शहजादा साहब, इनफैक्ट जैसे आप पहले जिक्र कर रहे थे, बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के सियासी बहरान आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन माजी में कुछ बहरान हमने ऐसे भी देखे हैं कि जिनका इनिशिएटिव बलूचिस्तान से बाहर लिया गया, कहीं से और लिया गया। तो आपको लगता है कि इस बार ये खालिसतन मकामी मामला है और लोगों ने जो अपनी नाराजगी दिखाई है, बाहर से कोई अनासिर नहीं है कि जो सारे मामले को हवा दे रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कोई ऐसे कोई हाँ, इससे ये जरूर होगा कि अपोजिशन और जो नाराज अरकान है, अगर वो मिलके नो कॉन्फिडेंस का मोशन लाते हैं, उनको बाहर करते हैं, अपना नया लीडर ऑफ हाउस अपॉइंट करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में इससे फायदा लिया जा सकता है, इस्लामाबाद में फायदा लिया जा सकता है, क्योंकि नाराज अरकान तो पंजाब में भी हैं, नाराज अरकान जो है वफाक में भी हैं, वो उसको वो कर सकते हैं, बढ़ावा उनको मिल सकता है। इसलिए कि जाहिर है 2 बड़ी जमातें जो अपोजिशन में हैं पीडीएम की, जाहिर है उनको एक फायदा उसमें होगा कि वो उन्होंने एक ऐसे वज़ीर आला को जो पीटीआई का हिमायती है और जाहिर है उसमें उनको उन्होंने निकाल बाहर कर दिया, और उसके बाद ये पंजाब में भी हो सकता है, और वहां कामयाब हो या ना हो, वफाक में कामयाब हो या ना हो, लेकिन जरूर उस पर बात होगी और ये जाहिर है एक बड़ा बूस्ट मिलेगा पीडीएम जी। और शहजादा साहब, आपको लगता है कि जिस तरह खेतरान साहब भी कह रहे हैं और सिकंदर साहब भी, कि बुनियादी तौर पे अब जाम साहब तो अक्सरियत खो चुके हैं अवाम में, तो ऐसे में उनका अभी तक बाकी रहना, वो क्या रिपेयर वर्क कर रहे हैं, या उनको उम्मीद है कि जो कंसर्न शो किए जा रहे हैं वो दूर हो जाएंगे और उनकी वजारत आला बच जाएगी? देखिए, डेमोक्रेसी में तमाम बातें होती हैं। डेमोक्रेसी, क्योंकि ये तमाम हजरात डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तमाम को हक है कि वो तमाम लोगों के घर जाए, मिले, उनका पूरा हक है कि वो उनको रिफ्यूज करे, ना मिले, मिलने के बाद उनकी बात ना माने, ये बिल्कुल उनका डेमोक्रेसी में ये तमाम चीजें हैं। अब बात आ गई है एक बात पर, अपोजिशन और नाराज अरकान का दावा है कि हमारे पास अक्सरियत है, तो अक्सरियत उनको शो करना पड़ेगा, सिर्फ बातों से नहीं, वो असेंबली में शो करेंगे और उसके बाद उनको जो है ना वोट आउट करेंगे। दूसरी तरफ अगर जाम कमाल साहब जो चीफ मिनिस्टर है, उनका दावा है कि मेरे पास अक्सरियत है, वो उनको शो करना पड़ेगा कि जिस वक्त जब असेंबली में ये बात नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी और उसके बाद वो जो है उस मोशन को कामयाब नहीं होने देंगे। अब रह गई बात, क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन आती है या नहीं आती, ये बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि जाहिर है पोजीशन का पूरा हक है, जितने जो अरकान है इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हैं उनका भी हक है कि वो ये असाबी जंग है, इस वक्त दोनों के दरमियान असाबी जंग है, वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि वजीर आला खुद छोड़ दें, इनके पास
बड़े इकदाम के लिए जाना ना पड़े। शायद बड़े इकदाम के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जाहिर है, इसके लिए शायद वो चाहते हैं कि वजीर आला छोड़ दे, इनकी कामयाबी होगी। वजीर आला साहब कहते हैं आपने बड़े इकदाम पे भी जाना है, आप जाएं और आप नो कॉन्फिडेंस लाएं और वहां प्रूव करें। तो ये कासाबी जंग है दोनों तरफ से। मेरे ख्याल में 2 दिन में 3 दिन में ये बिल्कुल फैसला कुन मरलिंग अभी दाखिल हो गया, पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, अपोजिशन के क्या टैक्टिक्स हैं, क्या वो मेथड इस्तेमाल करती है, वजीर आला जो है वो चीफ मिनिस्टर वो क्या। अच्छा लियाकत शहवानी साहब, आप ही की तरफ आऊंगा। इनफैक्ट अपोजिशन और नाराज लोग तो ये कह रहे हैं कि 40 अरकान अब उनके साथ हैं, और अगर वज़ीर आला साहब मुस्ताफ़ी नहीं होते तो फिर जाहिर सी बात है ये तहरीक एतमाद के ऊपर प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। अब अभी तक वज़ीर आला साहब की जानिब से कोई क्लैरिटी नहीं आई, क्या तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के दूर कर लिए गए हैं, क्या उनको मना लिया गया है, या वज़ीर आला ने ये फैसला कर लिया है कि उस तहरीक का मुकाबला करेंगे? जी बिल्कुल, तहरीक का मुकाबला करेंगे, और मुकाबला अक्सरियती अरकान की हिमायत की बुनियाद पर करेंगे। और वज़ीर आला साहब के पास इस वक्त अक्सरियत है, बाकी तहरीक के अदम इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उन दोस्तों का, अपोजिशन का, वो अपना राइट एक्सरसाइज करें, और हमारा मुकाबला करना, अपनी मेजॉरिटी साबित करना, हम अपना स्ट्रगल करते हैं। और आपके ख्याल में जो रिक्वायर्ड तादाद है कम से कम 33 अरकान की, वो जाम कमाल के साथ खड़े हैं और उन्होंने हिमायत का ऐलान यकीन भी दिला दिया आपको? जी ये यकीन है, तभी तो मुकाबले के लिए मैदान में उतर रहे हैं, और इसीलिए तो रिजाइन नहीं कर रहे हैं। अक्सरियत ना होता तो वज़ीर आला साहब ने पहले ही कह दिया कि जिस दिन कोलिशन पार्टनर्स की जो हिमायत वो लूज कर जाएंगे वो खुद रिजाइन कर देंगे। तो उन्होंने अब तक रिजाइन नहीं किया इसी बुनियाद पे कि उनको हिमायत हासिल है। सही। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बलूचिस्तान की सूरत हाल पे गुफ्तगू जारी रहेगी। एक दफा प्रोग्राम में फिर खुश आमदीद। और लियाकत शहवानी साहब, मैं इससे पहले भी आपसे सवाल किया था कि आपको लगता है कि ये तमाम लोकल इनिशिएटिव है, गोया के अरकान का अपना है, या आपको लगता है कहीं बाहर से भी बलूचिस्तान के मामलात के अंदर इंटरवेंशन हो रही है? क्योंकि माजी में तो कई दफ़ा ऐसे भी हुआ कि इस बहरान को कहीं बाहर से लाया गया है, तो अब की बार आपको लगता है कि नहीं, ये सब कुछ लोकल इनिशिएटिव है? नहीं, वो आपको बता दिया मलिक सिकंदर साहब ने कि ये उनका किया दरा है, और ये पीडीएम की कारिस्तानी है, और इसके पीछे पीडीएम है। वो तो मलिक साहब ने शुरू में आपको बता दिया उन्होंने। अच्छा, और आप समझ, और इनफैक्ट अगर जाम कमाल साहब सरवाइव कर जाते तो उसके बाद आपका ख्याल है कि अगर कोई अपोजिशन के भी जायज तहफ़्फ़ुज़ात है तो उनको सुनना भी चाहिए और उनको दूर भी किया जाएगा? नहीं, सरवाइव तो इंशाल्लाह कर जाएंगे। सर्वाइवर के अलावा भी अपोजिशन को बिल्कुल सुनना चाहिए। हमारे भाई हैं, हमारे रुफका हैं, और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, कल्चर, और हमने हमेशा सुना है। लेकिन चूंकि अपोजिशन को जो है आप अपना जान भी पेश कर दे तब भी वो मुतमईन नहीं होते, तनकीद करते रहते हैं। पाकिस्तान में ओवरऑल ये कल्चर है कि अपोजिशन ने पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप सोने का एक उनको इमारत बना के भी दें, वो उस पर भी तनकीद करेंगे और कहेंगे कि यार ये मुलम्मे इसको चढ़ाया गया है, लेकिन बिल्कुल ये नाकारा घर है। तो ये तो खैर अपोजिशन का काम ही यही है, वो अपना काम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं। सही। तो मलिक सिकंदर साहब, आप सुन रहे हैं लियाकत शहवानी साहब की बात कि इनफैक्ट अपोजिशन को एंगेज करना तो बड़ा एक पार्लिमानी और जायज़ तरीका है, बट अगेन वो कह रहे हैं कि डिमांड लिस्ट है, फिर ख़त्म नहीं होती। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि सर, बलूचिस्तान के मसाइल को नए तो नहीं है, पिछले 70-72 वर्षों में वहाँ की महरूमी का रोना रोया गया है। तो इस बात को कैसे अब मान लें कि जब वज़ीर आला वहाँ पे तब्दील हो जाएगा तो उसके बाद हालात यकसर बदल जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये कैसे यकीन है आपको? कम से कम जो मौजूदा जुल्म का जो समा है ये तो कम से कम हो जाएगा। कम से कम जो इस वक्त ज्यादतियां हो रही है, कम से कम उसमें फर्क आ जाएगा। कम से कम यहाँ पे हमारे रिवायात, हमारा कल्चर, हमारे वैल्यूज, उनका तो कम से कम तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। इसलिए मैं आपके तवज्जुद से
ان سے کہتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو جتنے اقدامات ہیں ود ان دس منتھ یا جب سے یہ جھگڑا شروع ہوا وہ سارے انکانسٹیٹیوشنل ہوں گے، وہ ختم ہونے چاہیے، اور ان کو اب اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے جب وہ خود یہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے پاس اکثریت ہے۔ تو اور میں آپ کے توسط سے گورنر صاحب سے بھی، جو یہاں کے آئینی سربراہ ہیں، وہ اس بحران کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ان کو حکم کر دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ اکثریت کھو چکے ہیں، آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ تو اب تو ان کے لیے کوئی دوسرا رستہ رہا ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری طویل جدوجہد کے بعد یہ متحدہ اپوزیشن نے انیشیٹ کیا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ملک صاحب آپ کے ساتھ تو انفیکٹ اسپیکر بلوچستان اسمبلی بھی لگتا ہے کہ آپ کے ہم خیال ہیں، ان کی حمایت بھی آپ کو حاصل ہے، تو پھر تحریک عدم اعتماد کے اوپر تو پروسیڈنگ انہوں نے ایک طرح سے شروع کرنی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں کوئی حوالے سے کام ہوگا، یا پھر اگین کوئی بیک ڈور کوشش ہوگی، اس کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ کوئی بیک ڈور وہ نہیں ہوگا۔ اب تو یہ ہے کہ ان کا اخلاقی، قانونی اور جمہوری فریضہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ 28-26 کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 33 سے کم لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو یہ خود بخود کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ اکثریت نہیں ہے، اور یا تو پھر یہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، ادروائز لیگل پروسیس وہ تو چلے گا، وہ تو اپنی جگہ پہ، اس میں دوسری بات کوئی نہیں ہوگی۔ صحیح، بٹ جو اب آپ روایات کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ کلچر کی بات کر رہے ہیں، تو کیا ہم ایسا سمجھیں کہ جام کمال صاحب کر رہے ہیں جس سے بلوچستان کی روایات اور باقی چیزوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں آج تک، بلوچستان میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی پارٹی کے ورکروں کو کروڑہا روپے دیے جائیں، جاؤ تم اپنی مرضی سے خرچ کرو، علاقے کے ریپریزنٹیٹیو کو اس کی ایک اسکیم کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے، یہ آج تک دنیا میں نہیں ہوا ہے۔ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ریپریزنٹیٹیو ہے پاکستان کے آئین کا، کسی رسپیکٹو کانسٹیٹوئنسی کا، وہ اس کا الیکٹڈ ممبر ہوتا ہے، اس کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کیونکہ لوگ وزارتوں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن اپوزیشن اگر اصول کی بنیاد پہ یہ کہتی ہے کہ جی جب تک یہ جمہوری روایات قائم نہیں ہوں گی، یہ اس حکومت میں جہاں قانون یا آئین یا جمہوریت کی کوئی پاس نہیں، ہم نہیں جاتے ہیں، تو یہ تو قابل فخر ہونا چاہیے اس اپوزیشن، لیکن اس کے باوجود اس کو محروم رکھنا، اس کے حلقے کو محروم رکھنا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس کی مثال تو پورے پاکستان میں آج تک نہیں ملتی۔ روایات، ہم نے بختر بند گاڑی چڑھائی، ہمارے روایات ہیں کہ اگر کوئی کسی کی مرغی کو، بلوچستان میں یہ ہوتا ہے، کوئی بچہ کسی دوسرے ہمسائے کی مرغی کو اگر پتھر مارتا ہے تو لوگ اس کے گھر جاتے ہیں کہ جی بچے نے یہ غلطی کی اور یہ اس سے آپ کو دکھ ہوا ہوگا، یہ روایات ہیں۔ ہمارے یہاں آدمیوں پہ بختر بند گاڑی چلائی، اتنی توفیق ان کو نہیں ہوئی کہ کسی آ کر پوچھیں کہ جی آپ اسپتال میں ہیں، آپ کا آپریشن ہوا ہے، یہ غلطی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ روایات ہیں، یہ سارے روایات مکمل طور پہ تباہ کی ہیں۔ اب تو ایک رستہ ہے، یا وہ خود چھوڑ دیں، یا کانفیڈنس کا ووٹ لیں، یا پھر لیگل جو پروسیس ہے دیٹ شل فالو۔ صحیح شہزاد ذوالفقار صاحب، انفیکٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بحران یقینی طور پہ ابھی تک لگتا تو نہیں ہے کہ ٹلنے والا ہے، اور اگر یہ شدت اختیار کرتا ہے تو خود صوبے کے عوام کے لیے، اور ایک ایسا صوبہ کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ سی پیک کو لے کے بھی سینٹرل پوائنٹ ہے بلوچستان، اس ساری صورتحال پہ آپ کیا اس کا اثر پڑے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت تو جس طرح میں نے پہلے بیان کر دیا کہ اس وقت میں ایک چیز واضح کر دوں، شاید ملک سکندر صاحب یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف شروع میں اپنے جو اوپننگ ریمارکس میں یہ ضرور کہے تھے کہ یہ میں نے ان ناراض اراکین کا کہا تھا کہ انہوں نے پہلے دن کیوں نہیں کیا، باقی اپوزیشن کا تو پورا وہ الزامات لگائیں، پروو کریں اس کو، وہ سارا کچھ ان کا ہے۔ جہاں تک انہوں نے بات کی کہ بختر بند گاڑی چلائی، اور میرے خیال میں وہ افسوسناک ہے صوبے کے اس عمل کو۔
वजीर आला पर जूता फेंकना भी बहुत ही एक अफसोसनाक अमल था। मेरे ख्याल में शायद हम समझते हैं कि उस रवायत को भी हम भूल गए हैं दोनों तरफ से। अगर दोनों बहुत ही बेहतर अंदाज में वो करते तो ना नौबत आती, और नहीं होना चाहिए, कतन नहीं होना चाहिए, FIR दर्ज नहीं होना चाहिए, कतन जेलों में इनको थाने में जाना ही नहीं चाहिए, इनको पहले मना लेना चाहिए था, इनके साथ बातचीत करती जाती। पिछले जिस तरह साल अगर बैठ के वो बात कर लेते बहुत बेहतर मामला हल हो जाते। अब जब आप कहते हैं कि असर पड़ेगा CPEC पे, देखिए ना बात यह है कि एक चीज हमें मानना पड़ेगा, कुछ इस्लामाबाद के लोग भी होते हैं जो चीजों को डील भी करते हैं, चीजों को वो भी करते हैं। हमने शायद न मलिक सिकंदर साहब ने उसका जिक्र किया, ना किसी ने और ने जिक्र किया, लेकिन मैं जिक्र जरूर करूंगा, वो पावरफुल हल्के हैं, ठीक है जी। उन्होंने की तरफ से ही यही मैं जो समझता हूं कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ नाराज अरकान को नहीं जाने दे रहे, क्योंकि PDM को ये फायदा PDM को नहीं जाना चाहिए। ये बात वो समझते हैं कि क्रेडिट उनको नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि मामला इसी तरह प्रेशर में आकर जो है चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे दे। CPEC की जो आपने बात की, गवर्नमेंट, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट कोई भी आए, जाहिर है CPEC का आपको पता है प्रोजेक्ट चाइना का है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, लेकिन बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर जो है वो इस्लामाबाद के हल्के भी है, और उन्होंने उसको चलाना है। कुद्दूस बजेंजो साहब आ गए, मलिक सिकंदर काकर साहब आ गए, क्योंकि शो का वक्त, इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप आर्गुमेंट को ये खत्म करते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।